हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, इवोल्यूशन, रचनात्मक, योगात्मक, निदान, मूल्यांकन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे एजुकेशनल इवोल्यूशन है उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इवोल्यूशन कर सकते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जो हमारा इवोल्यूशन है, मूल्यांकन है, वो किस पे बेस्ड है, जो भी हमारे डोमेन्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ब्लूम ने जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव थे उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। वो डोमेन्स क्या क्या थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो इन डोमेन्स के बेस में उसने बताया कि इवोल्यूशन कैसे किया जा सकता है या इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है। पहला जो हमारा डोमेन है, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, वो किससे हो रहा है, कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञात्मक डोमेन से हो रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन्स में इसमें होता है जो हमारे कॉग्निटिव एजुकेशनल गोल्स होते हैं। इसमें मूल्यांकन कैसे हो रहा है, जो संज्ञात्मक शिक्षा लक्ष्य है उनकी उपलब्धि को मापता है कि जो हम संज्ञात्मक मतलब कॉग्निटिव, उसमें जो भी हमारे एजुकेशनल गोल्स हैं, जो भी हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, हमने उनको अचीव किया है या नहीं किया है, इस चीज को हम इवोल्यूट करते हैं, इस चीज का हम मूल्यांकन करते हैं। और कैसे करते हैं इसका मूल्यांकन, ये समझ के कि जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा बच्चे को हमने जो पढ़ाया समझाया, उसको उसकी कितना उसकी उसने अपनी मेमोरी में रखा, कितना उसको वो चीज समझ में आई, कितना अच्छे से वो तर्क कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है। ये सारी जो क्वालिटीज है वो बच्चे को, या हम कह सकते हैं जो भी हमारे एजुकेशनल गोल है, वो प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए, हम कैसे इवोल्यूट करें, कॉग्निटिव डोमेन में, जिसमें हम क्या करते हैं, मेमोराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग, जो हमारे कंसेप्ट होते हैं उनको इवोल्यूट करते हैं। दूसरा हमारा डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। हमारा जो अफेक्टिव डोमेन होता है उसमें क्या होता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, जैसे कि बच्चे की जो भी क्या है, उसका इंटरेस्ट है, मेरिट है, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लो अबाइडिंग नेचर, सोशलिटी एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी विशेषताएं क्या है, रुचि, योग्यता, आत्मविश्वास, दृष्टिकोण या सहयोग की भावना, जिम्मेदारी, कानून का पालन करने की प्रकृति, सामाजिकता और आत्मचेतना, ये जितने भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स सुने, जितनी भी आपने विशेषताएं सुनी, इसमें जो भी बच्चे में परिवर्तन हो रहा है या सुधार हो रहा है, क्योंकि इवोल्यूशन क्या है कि ये देखना कि बच्चे में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक बताई, अगर क्या है बच्चे में, ये देखना कि उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस हो रहा है या इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारा होता है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है। तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, मतलब इवोल्यूशन कैसे हो रहा है कि जो साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर जो आपके क्या है, बॉडी पार्ट्स, जो आपके फंक्शनिंग ऑर्गन है, उनको देख के जो इवोल्यूशन हो रहा है वो हमारा कौन सा होता है, साइकोमोटर डोमेन इवोल्यूशन। इसमें आप इवोल्यूशन मूल्यांकन कैसे मेजर कर रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, जब बच्चे के जो भी बॉडी पार्ट्स है, जैसे उसके हाथ पैर शोल्डर, जिस तरीके से भी उसकी बॉडी पार्ट हमारे एजुकेशनल गोल्स, जो भी हमारे शैक्षिक लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कि बच्चा उनका उपयोग उस तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाता है तो उसको उतने अच्छे से लिखना और खेलना, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, नॉन एकेडमिक जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसे भी अचीव करना, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना ही हमारा इवोल्यूशन होता है। क्योंकि इवोल्यूशन हमारी पूरे का पूरा जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है उसको मेजर करना होता है, ना कि आपके सिर्फ की पढ़ाई को मेजर करना। तो साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है कि जो भी बॉडी के पार्ट्स हमारे क्या है, इस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि हम अपने एजुकेशनल गोल, अपने शैक्षिक जो गोल्स हैं या शैक्षिक लक्ष्य हैं, उनको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन करना होता है इवोल्यूशन ऑफ साइकोमोटर डोमेन।
अभी तो आपने समझा कि जो डोमेन बेस्ड इवोल्यूशन होते हैं, जो हमारे क्या है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। दूसरा हमारा टाइप है जो इवोल्यूशन का, वो किस पे बेस्ड है, मेथड पे। जो मूल्यांकन के प्रकार हैं, जो उनकी विधियां हैं, उन पे डिपेंड करता है। ये किसने बताया था, ये बताया ना स्क्रीवेन ने 1965 में। उन्होंने बताया कि जो इवोल्यूशन है वो मेथड बेस्ड है, कि वो मेथड से क्या होता है, बच्चों को इवोल्यूट किया जाता है। और ये क्या इवोल्यूशन टाइप्स है, पहला है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा है सममेटिव इवोल्यूशन, योगात्मक मूल्यांकन। तीसरा है डायग्नोस्टिक निदान। तो ये टाइप बताया है कि स्क्रीवेन ने, कि इस तरीके से इन जो हमारी मेथड है, इनका यूज करके बच्चे का इवोल्यूशन किया जा सकता है। सबसे पहली मेथड है हमारी फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, रचनात्मक मूल्यांकन। जो हमारे रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, ये पता लगाना कि बच्चा जो पहले से नहीं जानता था, वो लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद, सीखने के अनुभव के बाद छात्र वो समझता है या उसको करने में सक्षम है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नई क्लास में जाते हैं, तो आपको उस क्लास के जो भी सब्जेक्ट है उनकी कोई नॉलेज नहीं होती, तो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो उस क्लास के अकॉर्डिंग क्या आपको नहीं पता है। अब जब आपकी लर्निंग हुई, आपने लर्निंग एक्सपीरियंस किया, सीखने का अनुभव किया, तो उसके बाद आपने कितना समझा, कितना जाना, यही चीज क्या होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। ये जानना, इस चीज का इवोल्यूशन करना, मूल्यांकन करना, कि जो बच्चे को पहले से नहीं पता है, वो उसे पढ़ाने के बाद, लर्निंग होने के बाद बच्चे को कितना पता चला, ये चीज होती है। ये मतलब ये चीज कैसे पता की जाती है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के द्वारा। जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है हमारे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का, वो ये जानना कि जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, जब क्या हुआ, या तो उसकी क्लास एंड हुई, या उसका सेशन ओवर हुआ, या उसका वो चैप्टर टॉपिक खत्म हुआ, तो बच्चे को कितना, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना सुधार आया, कितना उसकी परफॉर्मेंस क्या हुई, बेटर हुई, ये जानना है। जो मेन गोल या अल्टीमेट गोल कहिए फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का, ये जानना होता है कि जब हमारा प्रोग्राम का एंड हो रहा है, या उसका सेशन कंप्लीट हो रहा है, या उसकी क्लास खत्म हो रही है, तो उसके बाद जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो कैसी है, मतलब छात्र के प्रदर्शन को मापना ही हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। हमारे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या है, ये इवोल्यूटर को जो मूल्यांकन कर रहा है उसको ये बताता है, उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। क्योंकि इवोल्यूशन मूल्यांकन का काम ये जानना है कि बच्चे को कितना समझ में आया, अब उसकी स्ट्रेंथ, वो किस, जहाँ पे कहाँ पे वीक है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है इवोल्यूटर को, मूल्यांकनकर्ता को। कौन सा इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है कि जब टीचर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो बच्चे को क्या कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है, उस टाइम पे क्या है, वो बच्चे को क्या है, फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है कि स्टूडेंट कैसे अपने को इम्प्रूव कर सकता है। इस टेक्निक में, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो टीचर है वो बच्चे को मॉनिटर करता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। मतलब जब बच्चे को पढ़ा रहा है, उसी टाइम पे वो बच्चे को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, उसका उस पे नजर रखेगा, निगरानी करेगा, जिससे क्या है कि वो बच्चे को फीडबैक दे सके, जिससे बच्चा सक्सेस कर पाए। और ये मेथड स्टूडेंट के साथ टीचर के लिए भी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि टीचर को भी फीडबैक मिलता है कि वो कहाँ पे वीक है, कहाँ पे स्ट्रांग है, वो कौन सी मेथड यूज करके बच्चे को और अच्छी लर्निंग करा सकता है। तो ये फॉर्मेटिव इवोल्यूशन टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए यूजफुल होती है, क्योंकि इसमें क्या दिया जाता है, फीडबैक। ये याद रखिए कि फॉर्मेटिव फीडबैक, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या, फीडबैक। ये मेन फीडबैक की वजह से ही, ये कह लीजिए, ये टेक्निक जो है यूजफुल होती है। क्योंकि बच्चे को क्या है, जब उसका कोर्स चल रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसको फीडबैक दे रहे हैं। अगर एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपने बच्चे को ऑब्जर्व किया, उसे देखा कि उसे ये चीज समझ में नहीं आया, आपने उसे फीडबैक दिया कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे या इस तरीके से समझेंगे तो आप ऐसे इंप्रूव कर पाएंगे। क्योंकि इवोल्यूशन का क्या काम, क्या है, गोल क्या है, इम्प्रूवमेंट करना। तो फीडबैक से क्या है, बच्चे अब सक्सेस की तरफ को जाएगा। साथ ही साथ टीचर को भी पता चलेगा कि वो किस तरीके की मेथड यूज करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकता है।
अब आप समझ गए कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है। फीडबैक के थ्रू इवोल्यूशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अब कैसे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन रचनात्मक मूल्यांकन टीचर को हेल्प करता है ये समझते हैं। जो हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है वो बच्चे की जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस के कौन कौन से लेवल, उसकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग, इन लेवल को आइडेंटिफाई कर सकता है टीचर कि अपने बच्चे की, अगर वो ये चीज जानने की बच्चे को कितना वो मेमोरी में रख पा रहा है, कितना उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कितना वो उसकी रीजनिंग कर पा रहा है, अगर ये लेवल वो बच्चा टीचर आइडेंटिफाई कर लेगा बच्चे का, तो इससे क्या होगा, बच्चे को हेल्प मिलेगी अपने का इम्प्रूवमेंट करने में। दूसरे कैसे हेल्प कर सकता है कि जो टीचर है वो अपनी जो टीचिंग टेक्निक और मटेरियल यूज कर रहा है उसमें हेल्प कर सकता है कि किस तरीके की टेक्निक, किस तरीके का मटेरियल यूज करके जो शिक्षक है, टीचर है, वो क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सके। तीसरा, जो टीचर है उसको क्लासरूम में किस तरीके की सेटिंग करनी चाहिए जिससे क्या हो, उसके जो प्रोग्राम हो वो बेहतर हो सके। चौथा है कि अगर टीचर को पता चल गया कि वो किस तरीके की टेक्निक, किस तरह की मेथड यूज करके अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सके, तो इससे क्या होगा, जो भी एरियाज वीक हैं, जिन एरियाज में मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट की जरूरत है, टीचर को हेल्प मिलेगी कि वो उन एरियाज को मॉडिफाई कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में संशोधन और सुधार कर सकता है, किस इवोल्यूशन से, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के थ्रू। पांचवा है कि हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, जो हमारा सममेटिव इवोल्यूशन होता है, योगात्मक मूल्यांकन, उसके परिणाम, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है वो क्या है, कंटिन्यूअसली चलता है कि आप उसको क्लास में, जब से आपकी क्लास स्टार्ट हुई तब से आप शुरू करते हैं एंड तक, और सममेटिव क्या होता है, जो एंड में होता है। तो हमारा सममेटिव इवोल्यूशन का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, उसको भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है टीचर को फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। अब बात करते हैं कि हमारे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में किन पॉइंट से क्या बिंदु है जिनमें हमें फोकस करना चाहिए। पहला, कि हमारा जो लेसन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है लेसन का, किसी भी जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो भी नॉलेज या स्किल्स आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो भी ज्ञान और कौशल को आप प्रसारित कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी टीचिंग टेक्निक क्या होगी, सुटेबल होगी, कौन सी शिक्षण तकनीक क्या होगी, सबसे उपयुक्त होगी। तीसरा पॉइंट है कि जो भी आप मटेरियल आपको नीडेड है उस पाठ को पढ़ाने के, मतलब आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसके लिए किस टाइप की सामग्री आपको जरूरत पड़ेगी उस पाठ को पढ़ाने के लिए। चौथा है कि जो भी इवोल्यूशन टेक्निक आप यूज कर रहे हैं उससे आप बच्चे का जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, उसका आंकलन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये पॉइंट्स है, इन बातों पे ध्यान रखा जाता है जब आप क्या कहते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, क्योंकि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है तब नहीं होता, ये चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जब तक आपका क्लास, ये कह लीजिए जब आप एक नई क्लास में जाते हैं उस दिन से जब तक आप उस क्लास को पास नहीं कर जाते तब तक आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन किया जाता है। पांचवा पॉइंट है कि जब आप किसी को प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दे रहे हैं तो क्लास वर्क के अलावा वो क्या होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। छठा, कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों को प्राप्त किया है या नहीं। सातवां है कि जो भी हमारा क्या सीक्वेंस होना चाहिए, जो मतलब हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमें किस सीक्वेंस में होना चाहिए जिससे क्या है हम डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर कर पाए। जो भी हमारे विभिन्न पहलू हैं हम उन्हें इस तरीके से रखें कि हम उनको समझा पाए। और कितना टाइम हमको हर एक एस्पेक्ट को देना है, मतलब एक टॉपिक है, जैसे ये क्या है आपके मेथड ऑफ इवोल्यूशन की कौन कौन सी इवोल्यूशन मेथड है, अब मुझे कितना टाइप फॉर्मेटिव इवोल्यूशन को देना है, कितना सममेटिव को, कितना डायग्नोस्टिक को, तो ये मुझे समझ में आना चाहिए। तभी तो मैं बच्चे का इवोल्यूशन करूंगी, मूल्यांकन कर पाऊंगी कि जब मैंने फॉर्मेटिव बताया, इतने टाइम के लिए बताया, कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। पहले तो मैंने उन्हें सीक्वेंस में रखा, अपने टॉपिक को एक सीक्वेंस में रखा, एक क्रम में रखा, उसके बाद मैं उनके टाइम कितना समय देना है उन टॉपिक पे, उस पहलुओं पे, इस चीज को भी पहले से ध्यान रखना होता है।
8वां पॉइंट है कि बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में, कि बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है, इसके बारे में कितनी प्रगति हो रही है। दूसरा कि वो किन डिफिकल्टीज का, किन परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना कर रहा है अपने टॉपिक रिलेटेड, मतलब उसका जो भी टॉपिक है उसे जो भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में हमें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन से पता चलता है। 9वां पॉइंट है कि जो भी हम कैसे एडिशनल फैसिलिटीज रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं जो बच्चे की नॉलेज और स्किल्स को क्या करे, बढ़ाए, कि हम अपनी जो भी रिसोर्सेज और फैसिलिटी यूज कर रहे हैं वो बच्चे की नॉलेज और स्किल को बढ़ाने में बच्चे को हेल्पफुल करे। 10वां है कि जो भी बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट है, जो बच्चे की जरूरतें और रुचियां हैं, कि वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये किससे पता चलना है हमें, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन से। और जो भी नॉलेज बच्चे ने गेन की है, जो भी स्किल्स किया है, वो और एरियाज में उनको यूज कर रहा है या नहीं है, मतलब वो इतना सक्षम है, इतना एबल हुआ है कि उसको जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान मिला है वो और जगह पे उसको यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं कि हमारे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। पहली है कि जो हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है वो क्या है, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल दोनों होता है, मतलब हम इसमें निदान भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को और उसका उपचार भी कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें क्या होता है, फीडबैक मिलता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन फीडबैक, मतलब बच्चे को आप उसका मूल्यांकन जब कर रहे हैं तो आप उसको फीडबैक दे रहे हैं कि वो किस तरीके से इम्प्रूव करे। तो हमारे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या प्रावधान है, फीडबैक देने का। तो इससे क्या होगी, जो इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस या मूल्यांकन की प्रोसेस है वो बेहतर हो सकेगी। तीसरा पॉइंट है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें बच्चे का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। जब बच्चा कुछ सीख रहा है तो बच्चे को फीडबैक मिल रहा है, तो वो किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है, तो बच्चा यहाँ पे क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व है। उसकी जो एक्टिविटी है, सक्रिय भागीदारी होने की वजह से क्या है, बच्चा अपनी लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है। चौथी विशेषता है कि इसमें क्या होता है कि जो अपने टीचर है, अपनी टीचिंग मेथड, स्ट्रेटेजी, जो भी उसकी लर्निंग स्टाइल है, उसको क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, समायोजित कर सकता है। क्योंकि क्या है, हर यूनिट को कंप्लीट होने के बाद क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। तो उसे पता है कि अगर उसने पहली बार सही से उसका जो रिजल्ट है, मूल्यांकन है बच्चों का बेहतर नहीं है, तो उसे पता है कि वो अपनी लर्निंग स्टाइल को, अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करके क्या है, परिणामों को बदल सकता है। तो वो क्या और कैसे पढ़ाना है, इस चीज को समायोजित कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में। 5वां पॉइंट है कि इसमें बच्चे को जो मोटिवेशनल और सेल्फ स्टीम की बात करते हैं, कि हम छात्र को प्रेरणा दे रहे हैं, हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं, उसके आत्मसम्मान पे वो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मूल्यांकन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में इस बात का पता चलता है कि अगर हम बच्चे को मोटिवेट करें तो उससे बच्चे का मूल्यांकन कितना बेहतर हो रहा है। ये जानकारी हमको कैसे मिलती है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के से। छठा पॉइंट है कि ये क्या है, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि बच्चा क्या करे, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके, इम्प्रूव कर सके। क्योंकि हमारे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या मिलता है, फीडबैक, फॉर्मेटिव फीडबैक। तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में फीडबैक मिलने से क्या है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बच्चे को अवसर मिलता है कि वो क्या कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस में सुधार कर सकता है। अब समझते हैं कि जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है वो बच्चों के लिए कैसे उपयोगी होता है। पहला है मास्टरी ऑफ लर्निंग, सीखने में महारत। क्योंकि इस इवोल्यूशन में क्या है, बच्चे को फीडबैक मिल रहा है, तो ये बच्चे को हेल्प करता है कि बच्चा क्या कर अटेंड करे, महारत, मास्टरी अटेंड करे अपनी लर्निंग में। और इससे लर्निंग की स्पीड भी क्या होगी, स्पीड अप होगी, उसकी गति को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि बच्चे को पता है कि वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है। तो इससे बच्चे को क्या हेल्प मिल रही है, महारत हासिल करने में हेल्प मिल रही है। दूसरी, लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में पहले से ही पता है कि जो सब्जेक्ट है उसको क्या है, स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया जाता है, और हर एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। तो इससे बच्चे का जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसको सीखने में भी क्या होती है, हेल्प मिलती है। तीसरा है सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, सीखने का जो क्रम होता है। क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारा ये कह सकते हैं जो यूनिट है वो स्मॉलर यूनिट में डिवाइड है। तो इससे क्या है, बच्चा एक क्रम में, एक सीक्वेंस में सीखने की कोशिश करता है, और उसको हेल्प मिलती है कि वो एक क्रम में, कि सबसे पहले छोटी यूनिट को, फिर उसके बाद की यूनिट को, फिर ऐसे करके सीखता है। तो उसको एक सीखने के क्रम में सीक्वेंस ऑफ लर्निंग उसमें
हेल्प करती है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। चौथा है पर्पस फॉर लर्निंग, कि सीखने का क्या उद्देश्य है। हमें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में बच्चे को पता है कि वो जो सीख रहा है उसका पर्पस क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। तो इसमें भी क्या है, बच्चे को हेल्प करती है उसके उद्देश्य को जानने में, उसके लक्ष्य को निर्धारित करने में। पांचवा है इफेक्टिव री जो प्रभावी सुदृढ़ीकरण होता है। सुदृढ़ीकरण मतलब उसमें जो भी सुधार हो रहा है। तो क्या होता है कि अगर बच्चे को फीडबैक मिलेगा तो वो क्या करेगा, बेटर लर्निंग करेगा, उसका रीइंफोर्समेंट इफेक्टिव होगा, जिससे वो क्या होगा, मास्टर होगा। तो ये चीजें क्या है, एक दूसरे से लिंक है कि अगर बच्चे को फॉर्मेटिव इवोल्यूशन किया, बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन किया, तो उससे क्या है, बच्चे का क्या होगा, उसे फीडबैक मिलेगा। फीडबैक मिलेगा तो उसमें इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट होगा, प्रभावी सुदृढ़ीकरण होगा, और वो क्या करेगा, अपनी मास्टरी को अचीव करेगा, अपनी महारत हासिल करेगा अपनी सीखने की कला में। छठा है डायग्नोस्टिक वैल्यू। हमें पता है कि जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है वो डायग्नोस्टिक और क्या होता है, रेमेडियल होता है। तो इसकी जो डायग्नोस्टिक वैल्यू होने की वजह से क्या है कि ये बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या करेगा, डायग्नोस करेगा, और डायग्नोस करने के बाद उसको रेमेडी देगा, उसको सॉल्यूशन देगा कि वो अपनी प्रॉब्लम को क्या करे, सॉल्व करे। तो उसको एक पर्याप्त उपाय दिए जाएंगे जिससे वो अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को क्या करे, सॉल्व करे। किस वजह से, क्योंकि हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन की क्या होती है, डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है, नैदानिक मूल्य होता है हमारे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का। अब समझते हैं डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन की, क्या रचनात्मक मूल्यांकन के नुकसान और सीमाएं हो सकती है। पहला क्या है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी गतिविधि पूरी होने से पहले, कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट होने से पहले ही क्या होता है, जजमेंट ले लिया जाता है, जो हमारे इवोल्यूशन को क्या है, लिमिटेड कर देता है, या उसका आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। क्योंकि आपने पहले ही किसी बच्चे के लिए ये जजमेंट बना लिया कि ये बेहतर करेगा, पर क्योंकि हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। तो इससे क्या है, आपको फॉल्स बच्चे के मूल्यांकन मिलेगा। दूसरा है इट इंटरप्ट द फ्लो ऑफ आउटकम, कि इसमें जो परिणाम होंगे, आउटकम आएगा, उसको क्या करता है, ये इंटरप्ट करता है हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। तीसरा है कि जो मैंने अभी पहले में बोली कि इसमें क्या होते हैं, फॉल्स सेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में तो क्या है, पॉजिटिव फॉर्मेटिव इवोल्यूशन हो रहा है, पर जो फाइनल रिजल्ट हो रहा है वो क्या है, हमारा प्रिडिक्ट हुआ है कि पॉजिटिव ही आएगा। हम कह रहे हैं कि हमारे जो रिजल्ट होंगे वो सकारात्मक ही होंगे, क्योंकि हर एक यूनिट के बाद बच्चा बेहतर कर रहा है। पर क्या है, जब फाइनल रिजल्ट आया तो अगर वो मूल्यांकन क्या है, फॉल्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो जो हमने प्रिडिक्ट किया है, जो हमने अनुमान लगाया था बच्चे के लिए कि उसका इस तरीके से मूल्यांकन होगा, या बच्चा इतना बेहतर करेगा, क्योंकि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे ने पहले से जो बच्चे को नहीं पता था, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद उसको कितना पता है, यही हमें जानना है, इसी चीज का मूल्यांकन करना है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी फॉल्स रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि हमने जो प्रिडिक्ट किया है, जो हमने अनुमान लगाया है, वो फाइनल रिजल्ट में चेंज हो सकते हैं। तो ये चीज का डिसएडवांटेज है हमारे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। रचनात्मक मूल्यांकन के क्या क्या लाभ है। पहला लाभ क्या है कि जो हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है वो आइडेंटिफाई करता है हमारे नॉलेज और स्किल्स को। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या है कि बच्चे को कितना ज्ञान है, कितना कौशल, उसकी पहचान करने का प्रयास करता है। उससे क्या होता है कि बच्चा जिस एरिया में भी मास्टर नहीं है, क्योंकि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का पर्पस क्या है, बच्चे के वीक एरिया को समझना और उसको मास्टर महारत हासिल करने के लायक बनाना। तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या करता है, उन एरियाज को, उन कंटेंट को आइडेंटिफाई करता है जहां पे बच्चा मास्टर नहीं है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि जो हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, जो हमारी क्या होती है, संज्ञात्मक क्षमताओं का स्तर होता है, उनको क्या करता है, उसका मूल्यांकन, उसका इवोल्यूशन करने का प्रयास करता है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। वो कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, मेमोराइजेशन, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, क्वांटिफिकेशन, एप्लीकेशन, सो ऑन। ये जितनी भी हम कह रहे हैं लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं बच्चे की, क्या याद रखना, वर्गीकरण, तुलना, विश्लेषण, स्पष्टीकरण,
परिणामीकरण, अनुप्रयोगी, जितनी भी अभी तक आपने संज्ञात्मक क्षमताओं के स्तर के बारे में सुना, इन सबका मूल्यांकन इवोल्यूशन करने का प्रयास करता है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। तीसरा एडवांटेज है कि जो भी हमारे कंटेंट और लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज है, जो भी सामग्री और संज्ञात्मक क्षमताओं के स्तर है, उनके बीच में संबंध को स्थापित करता है हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। चौथा क्या है, ये एंटिटी के बजाय पार्ट्स पे जोर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप पूरा का पूरा आपका करिकुलम जब कंप्लीट हो रहा है उसके बाद इवोल्यूशन मूल्यांकन नहीं हो रहा है, यहाँ पार्ट्स में हो रहा है। तो ये किस पे जोर देता है, भागों में जोर देता है, इकाई के बजाय। पांचवा क्या है कि इसमें जो हम इवोल्यूशन कर रहे हैं बच्चे का क्या है, हर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद, हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बच्चे का मूल्यांकन करें, तो इसमें एक्यूरेसी के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत टाइम बाद अगर हम बच्चे की मेमोरी को चेक करेंगे तो उसमें क्या है, बच्चे के ये कह सकते हैं कि वो सही आंसर नहीं दे पाएगा। पर हम क्या कर रहे हैं, हर एक यूनिट का तो उसको हमने देखा, सिर्फ मेमोरी पे नहीं होता, क्योंकि हम कॉग्निटिव लेवल जानना चाहते हैं बच्चे कॉग्निटिव में क्या एबिलिटीज में क्या क्या होता है हमारा, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एप्टीट्यूड, ये सब कुछ आता है कि बच्चे को कितना समझ में आए। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा लिया और आपने जब उसका पूरे का पूरा क्लास कंप्लीट हुई, पूरा सेशन कंप्लीट हो, उसके बाद उसका मूल्यांकन किया, तो वो जो चीज नहीं समझ पाया, आप उसे कैसे इंप्रूव करके और उसको कैसे उसको समझा के वो चीज समझा पाएंगे। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं होगी तो वो चीज को समझ ही नहीं पाएगा। तो ये चीज एडवांटेज है हमारे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का, कि वो क्या होता है, टाइम टू टाइम होता है। इससे एक्यूरेसी या आप कह सकते हैं जो कॉग्निटिव लेवल होते हैं उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। छठा जो एडवांटेज है कि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को फीडबैक मिल रहा है, तो उससे क्या है कि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं जब उनका क्या हो, पूरे का पूरा कोर्स कंप्लीट हो। जब, क्योंकि अभी जो मैंने इससे पहले ही बोला कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए अगर हमें देखना है कि उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी में अंडरस्टैंडिंग है वो उसे कितनी बेहतर है, तो उसको जानने के लिए अगर हम उसका इवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे टाइम टू टाइम, तभी तो पता चलेगा, ना कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो ये सब क्या है, इसके एडवांटेज हैं कि हम कैसे बच्चे का फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का यूज करके कैसा बच्चे का मूल्यांकन बेहतर कर सकते हैं। दूसरी मेथड है हमारी सममेटिव इवोल्यूशन, योगात्मक मूल्यांकन। यहाँ पे आप नाम से ही दिख रहे हैं सममेटिव। सम मीन्स टोटल, आप मैथ्स में करते हैं ना, जब चीजों को जोड़ते हैं, हम उनका टोटल करते हैं तो हम उसे सम कहते हैं, जोड़ना। ठीक है, तो सममेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, जब आपने फॉर्मेटिव इवोल्यूशन किया अपनी क्लास में, हर एक यूनिट को कंप्लीट होने के बाद, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने का, तो उसके बाद उन सारे मूल्यांकन का जो टोटल होता है उसे कहते हैं सममेटिव इवोल्यूशन। और ये कब कंडक्ट किया जाता है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मतलब जब ये फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या है, कंटिन्यूअस है, जब तक आपकी क्लास चल रही है तब तक आपका इवोल्यूशन मूल्यांकन होगा। पर सममेटिव इवोल्यूशन क्या होगा, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद बच्चे का जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो होता है सममेटिव इवोल्यूशन। हमारे जो योगात्मक मूल्यांकन का पर्पस क्या होता है, एक तो बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में, दूसरा कि जो इंस्ट्रक्टर की इफेक्टिवनेस, की टीचर कितना इफेक्टिव था पढ़ाने के लिए, और जो हमारे कोर्स की इफेक्टिवनेस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी प्रभावशीलता के बारे में, जो हम समय इवोल्यूशन, क्योंकि एक बच्चे की परफॉर्मेंस में ही नहीं होता है, इवोल्यूशन मूल्यांकन होता है हर बात को जानना, जो हमारा करिकुलम है, जो बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जितनी भी चीजें होती हैं जो एजुकेशन रिलेटेड, उन सब का मूल्यांकन ही क्या होता है, इवोल्यूशन या मूल्यांकन कहिए। ये चीज मूल्यांकन होती है कि हर चीज को मेजर करना, हर चीज का आंकलन करना कि ये कैसे बेहतर की जा सके, कैसे सही कैसे है, ये चीज होती है मूल्यांकन। ठीक है, तो हमने इसका मेन पर्पस क्या है हमारे सममेटिव इवोल्यूशन का, बच्चे की परफॉर्मेंस, इंस्ट्रक्टर की इफेक्टिवनेस और कोर्स की इफेक्टिवनेस। और ये कब, जब हमारा एकेडमिक टर्म या हमारा शैक्षणिक सत्र पूरा हो जाता है उसके बाद हमारा सममेटिव इवोल्यूशन किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा सममेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। पहला है कि जब हमारी कोई भी यूनिट कंप्लीट होती है, कोई भी चैप्टर टेस्ट होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सममेटिव इवोल्यूशन होते हैं। दूसरा, जब हमारा
टर्म कंप्लीट हो रहा है या सेमेस्टर, क्योंकि अब क्या होता है कि जो पेपर पहले से क्या होते थे, एनुअल पेपर हमारे साल में होते थे, पर अब क्या हो गया कि किसी भी कोर्स को सेमेस्टर वाइज कर लिया है कि 6 महीने में आपका जो कोर्स है उसको सेमेस्टर के वाइज आपके टेस्ट होंगे, फिर तब आप नेक्स्ट सेमेस्टर के पेपर देंगे। तो ये चीज किस में आती है, सममेटिव असेसमेंट में। तीसरा, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, मानकीकृत परीक्षण होते हैं, जो क्या हो सकते हैं, जब आप किसी कॉलेज का एडमिशन दे रहे हैं, किसी स्कूल का एडमिशन के लिए जो आपका असेसमेंट हो रहा है, आपका मूल्यांकन हो रहा है वो, या आपका जो कोर्स का इवोल्यूशन करने के लिए या स्कूल अकाउंटेबिलिटी के लिए, इन पर्पस के लिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो हमारे सममेटिव असेसमेंट होते हैं। हमारा जो सममेटिव इवोल्यूशन है उसे हम एक्सटर्नल इवोल्यूशन बाह्य मूल्यांकन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम की वर्थ, कि कोई भी प्रोग्राम कितना योग्य है। सपोज आपकी टीचिंग मेथड, ठीक है, आपने बच्चे को पढ़ाया, आपकी टीचिंग मेथड कितनी वर्थ है, कितनी उपयोगी है बच्चे के लिए, कब जाना जा रहा है, जब आपकी पूरी की पूरी टीचिंग मेथड कंप्लीट हो गई, आपने पूरा बच्चे को पढ़ा लिया, उसके बाद आप उसका मूल्यांकन हो रहा है कि ये टीचिंग मेथड कितनी बेहतर थी बच्चे के लिए, कि उसने कितना सीखा। तो इसीलिए हम सममेटिव इवोल्यूशन को क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल इवोल्यूशन कह रहे हैं। ये किस बात पे फोकस करता है सममेटिव इवोल्यूशन, आउटकम पे, नतीजे पे, ना कि ये फॉर्मेटिव इवोल्यूशन की तरह रेमेडियल और डायग्नोस्टिक होता है। ये डिफरेंसेस भी है, आप जब समझ रहे हैं टॉपिक को तो डिफरेंस भी समझते रहिए कि क्या हमारे सममेटिव और फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या क्या डिफरेंसेस है, कि क्या है जो हमारा सममेटिव इवोल्यूशन है, किस बात पे फोकस करता है, किस बात पे इसका फोकस होता है, आउटकम, नतीजों पे, ना कि रेमेडियल और डायग्नोस पे, कि बच्चे की अगर वो वीक है तो उसको कैसे रेमेडियल किया जा सकता है, कैसे डायग्नोस किया जाता है, इस बात पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस बात पे, क्या आउटकम निकला है, क्या नतीजा निकला है, इस बात पे फोकस होता है। हम वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं सममेटिव इवोल्यूशन का डेटा कलेक्ट करने के लिए। वो क्या हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, जैसे क्वेश्चनरी पूछ के, सर्वे करके, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, ये सारी की सारी मेथड यूज करके हम सममेटिव इवोल्यूशन कर सकते हैं। तीसरी मेथड है हमारी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, नैदानिक मूल्यांकन। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, अर्थ समझते हैं कि हमारा जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होता है वो क्या है। जो हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है वो हम कहते हैं एसेंशियल डिवाइस है किसी भी टीचर्स के टूल किट का। हम क्यों कह रहे हैं एसेंशियल डिवाइस है, सपोज आप डॉक्टर के पास गए, अब आप डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बता रहे, पर डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप जो भी उसे बता रहे हैं वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, डायग्नोस ही नहीं कर पाएगा तो आपको कैसे ठीक कर पाएगा। तो उसी तरीके से ये इसीलिए कह रहे हैं कि एसेंशियल, बहुत ज्यादा आवश्यक उपकरण है किसी भी टीचर्स के टूल किट का, क्योंकि ये क्या करता है, बच्चे की जो भी, क्या डायग्नोस करता है, बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, जो भी एजुकेशन रिलेटेड बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, नॉलेज, स्किल्स, उन सबको डायग्नोस करता है, उन सब के बारे में पता लगाता है। हमारा जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है ये क्या करता है, जो भी डेटा है बच्चे की, जो भी नॉलेज, स्किल्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, उन सब का डेटा कलेक्ट करता है और उसका इवोल्यूशन करता है, उसका मूल्यांकन करता है। जो हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है जिसको हम प्री असेसमेंट भी कहते हैं, पूर्व मूल्यांकन के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी प्रशिक्षक है, जो भी इंस्ट्रक्टर है, वो क्या करता है, सिखाने से पहले ही जो भी लर्निंग एक्टिविटीज होनी है उनको स्टार्ट करने से पहले ही जो भी बच्चे का जो प्रायर नॉलेज है और मिसकंसेप्शन है, जो भी बच्चे का पूर्व ज्ञान और गलत फहमियां, उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्योंकि डायग्नोस्टिक मतलब क्या है, जानना कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, कितना बच्चे का स्किल है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेसेस है, ये सब चीजों की जानकारी कैसे मिलती है, जब बच्चे का डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होता है। इसीलिए इसको हम प्री असेसमेंट भी कहते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट को कंफ्यूज मत करना, अगर कहीं पे प्री असेसमेंट वर्ड लिखा होगा वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट ही होता है। तो ये बच्चे की क्या इंफॉर्मेशन देता है,
बच्चे की लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले बच्चे की जो भी नॉलेज है, जो भी गलतफहमियां हैं, उसको अपने ज्ञान से रिलेटेड उन सब की इंफॉर्मेशन देता है पढ़ाने वाले टीचर को या इंस्ट्रक्टर को। ये क्या है, साथ ही साथ एक बेस लाइन देता है, एक आधार रेखा भी बताता है कि जब अगर सीखने की जो लर्निंग एक्टिविटी होंगी तो उसके बाद बच्चे में कितनी लर्निंग होगी, मतलब जब बच्चे को आपने पढ़ा लिया तो बच्चे को कितना समझ में आए। एक बेस लाइन, एक आधार रेखा भी हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट देता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना बच्चे की स्ट्रेंथ कितनी है, बच्चे की नॉलेज कितनी है। जब आपको पहले से ही पता है कि बच्चे को इतनी नॉलेज है तो आप उसे जब लर्निंग प्रोसेस होगी तो कितना समझ में आया इसकी जानकारी या एक बेस लाइन जैसा आपको पता चल जाएगा। इस चीज की आपको समझ मिल जाएगी जब आप बच्चे का क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करेंगे। जो हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है इसका पर्पस क्या होता है, इस चीज का पता लगाना कि छात्र की स्ट्रेंथ क्या है, कमजोरियां क्या है, ज्ञान क्या है, कौशल क्या है। जो मैंने कहा कि मेन डायग्नोस मतलब पता लगाना कि बच्चे की कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल्स है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेसेस है, ये सब की जानकारी लगाने का ही जो हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मेन पर्पस होता है, मेन उद्देश्य होता है। हमारे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का एम क्या होता है, ये फाइंड आउट करना कि बच्चे को क्या लर्निंग प्रॉब्लम्स हो रही है, बच्चे को सीखने में क्या समस्या हो रही है। एक तो उसको डायग्नोस करना, साथ ही साथ उसके लिए रेमेडियल एक्शन लेना, जैसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में करते हैं। क्योंकि वो क्या है, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल वैल्यूज है, या आप कह सकते हैं कि उस इवोल्यूशन में हम बच्चे की एक तो प्रॉब्लम का पता लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या होता है कि बच्चा जो भी लर्निंग प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, एक तो उनका पता लगाया जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उनके अगेंस्ट एक रेमेडियल एक्शन या उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। ये हमारा एम होता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का। जो हम ऑब्जर्वेशनल टेक्निक और स्पेशली प्रिपेयर डायग्नोस्टिक टेक्निक है, उनको यूज करके हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है लर्निंग में, उनको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह ही हमारे डायग्नोस्टिक असेसमेंट का क्या काम होता है कि बच्चे का जो लर्नर है उसके एक्सपीरियंस और लेवल ऑफ अचीवमेंट, जो बच्चे की क्या है अनुभव है और उनकी उपलब्धि के स्तर में सुधार करना ही हमारे डायग्नोस्टिक असेसमेंट का एम है। वैसे तो हमारे हर एक इवोल्यूशन का काम ही क्या है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, उसकी जो भी कमियां हैं उनको जानकर उसको इम्प्रूव करना। पर समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद मूल्यांकन होगा तो आप उसमें सुधार नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक मार्क्स में, ग्रेड में बच्चे को पता चल रहा है, उसमें सिर्फ आपकी बच्चे की परफॉर्मेंस, टीचर की इफेक्टिवनेस, इन चीजों के बारे में पता चलता है। पर फॉर्मेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या है, एक तो बच्चे ने क्या सीखा और वो उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है जिससे वो क्या है बेटर कर सके, इसलिए ये मूल्यांकन बेहतर है हमारे समेटिव असेसमेंट के कंपैरिजन। जो हमारे डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है इसका एक ये क्या है कि ये बैकवर्ड देखता है फॉरवर्ड की जगह में, ये क्या देखता है पीछे की तरफ को, आगे के बजाय पीछे की तरफ को। क्यों? क्योंकि ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चा पहले से क्या जानता है और उसको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी जब वो नई नॉलेज को पढ़ेगा या समझेगा, जब उसको न्यू लर्निंग होगी तो उसमें क्या डिफिकल्टी फेस कर सकता है, इस बात का पता लगाता है हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। क्योंकि अगर क्या है, अगर उन प्रॉब्लम को जो बच्चा फेस कर सकता है न्यू लर्निंग में, अगर वो अनडायग्नोस हुई, अगर उनका उपचार नहीं हुआ, निदान नहीं हुआ, तो बच्चे में क्या होगी, न्यू लर्निंग नहीं हो पाएगी, बच्चा नया ज्ञान नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करना जरूरी है। और ये कब यूज की जाती है, जब क्या हो, या तो टीचिंग करने से पहले कि बच्चे को कितनी पहले की नॉलेज है और क्या उसको गलत फहमियां, कित मिसकंसेप्शन है उस टॉपिक से रिलेटेड, ये चीज के इसमें पता करती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। इसीलिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट में कब यूज की जाती है, या तो टीचिंग से पहले, या जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो, कोई समस्या आए तब यूज की जाती है, या टीचिंग करने से पहले यूज की जाती है। जो हमारा नैदानिक मूल्यांकन होता है वो आमतौर पे क्या होता है कि जब हमारा स्कूल स्टार्ट हो रहा है या हमारा कोई भी सेमेस्टर, टीचिंग यूनिट स्टार्ट हो रही है तब किया जाता है। क्योंकि ये कब किया जाता है, या तो टीचिंग करने से पहले या कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है
तो हमारा जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है ये टीचर को हेल्प करता है कि वो किस तरीके से अपने इंस्ट्रक्शन को प्लान करे और कैसे अपने लर्निंग गोल्स को सेट करे। तो कहाँ पे हेल्प कर रहा है? एक तो टीचर को उसकी जो निर्देशों की योजना है उसे बनाने में और शिक्षण लक्ष्य को निर्धारित करने में हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट को यूज करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।